एक असमाप्त कथा की आगे की कड़ी में आज प्रस्तुत है रमा सिंह द्वारा रचित कहानी यशस्वी भव। मोबाइल उठाते ही अखिलेश मामा का नंबर देख प्रवीण का चेहरा मुस्कुराहट से खिल उठा था, पर मामा की रुआसी आवाज में कहे गए टूटते बिखरते शब्दों ने उसे अवाक कर दिया। हाहाकार की लपटें जैसे उसे चेतना शून्य करने लगी हूँ। यश खाकर गिरते गिरते वह बचा था। तत्क्षण कनॉट प्लेस के अपने ऑफिस से घर पहुंचने का उसे होश भी नहीं रहा। बड़ी मुश्किल से अपने बिखरे लहूलुहान मन को उसने समेटा था। ऑफिस की कलीग ने संभाल कर उसे घर पहुंचाया। उसे तो यह भी सुध नहीं रही कि किसी को खबर करे। वह तो उसकी पत्नी सुनीता थी जिसने घर भर के मन मिजाज को काम चलाने भर संभाला था। वैसे खुद भी वह इस समाचार से कम विचलित नहीं थी। प्रवीर और सुनीता के लिए हत्या सिर्फ एक शब्द भर नहीं था, उसमें समाहित चित्कार, हाहाकार, पीड़ा, यंत्रणा, वेदना, विषाद और दुनिया जहान के संताप थे जो उनके मन प्राणों को किसी धारदार हथियार से जैसे गहरे तक चीरे लगा रहे थे, जिससे उबार पाना उनके लिए आसान था क्या? वह हत्या भी जब अपने ही पिता की कर दी गई हो, पिता से भी ज्यादा एक ऐसे शख्स की जिसके पैर के नीचे अनजाने से भी एक चींटी तक नहीं मरी होगी। सुनीता को प्लेन का टिकट दूसरे दिन का मिल पाया था। प्रवीर को तो बड़ी मुश्किल से उसी दिन का प्लेन का एक टिकट मिला था, वह भी सीनियर एयरपोर्ट अथॉरिटी के रिक्वेस्ट पर। रिक्वेस्ट तो उसने रांची जा रहे एक सज्जन से दिखने वाले यात्री से भी की थी, लेकिन उस यात्री ने टका सा जवाब दिया था कि मृत्यु आपके पिता की हुई है, मेरे पिता की नहीं। फिर मैं क्यों अपना टिकट कैंसिल करके आपको दे दूं? तब पता नहीं एक महिला यात्री को क्या सूझी कि उसने अपना टिकट कैंसिल करा के प्रवीर को जाने का मौका दे दिया। दरअसल वह महिला बड़ी देर से प्रवीर की हताशा, उसके शोक संतप्त चेहरे के हाव भाव को देखे जा रही थी। तभी उस सज्जन के टके से जवाब ने शायद ऐसा करने के लिए उसे प्रेरित किया था। सुनीता ने प्रत्यक्ष में उस भद्र महिला का शुक्रिया अदा किया और मन ही मन सोच गई कि कैसे कभी कभी इंसान अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर अपने ऐसे फैसले से दूसरे को सुकून पहुंचाता है। सुबह के चले हुए प्रवीर को दिल्ली से रांची की दूरी तय करने में दिन भर लग गया। कब से एयरपोर्ट पर कोशिश पैरवी करते करते किंगफिशर में उस महिला की कृपा से जगह मिली। 1:कुछ पर प्लेन उड़ा तो रांची एयरपोर्ट, फिर यहाँ से घर पहुँच पाया। उसे न भूख थी न प्यास, बस तत्काल पलक झपकते घर पहुंचने की विकलता थी। माँ को ढाढ़स बंधाना था, पापा को अंतिम बार नजर भर देखना था। सबसे पहले तो माँ से प्रवीर का सामना हुआ। हालांकि घर में घुसते ही माँ का इस रूप में सामना करना वह कतई नहीं चाहता था। कभी ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे सोचा भी नहीं था। पापा फूलों से लदे जमीन पर लेटाए गए थे, बदन पूरा ढका हुआ था सफेद चादर से। चेहरा शांत निश्चल, जैसे कहने सुनने को अब बचा क्या रहा। प्रवीर ने बड़ी मुश्किल से अपने को संभाला और माँ के आंसू पोंछते पोंछते स्वयं माँ से लिपटकर थपक पड़ा। माँ बेटे के हृदय विदारक रुदन से सभी भाई बहन एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे थे। ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम के साझे को चौड़ी सी जगह रिश्तेदारों मित्रों से भरी थी। प्रवीर के बाकी भाई बहन कुछ देर पहले ही आ गए थे। उसके अखिलेश मामा अभी रूलिंग पार्टी में विधायक थे। बहन बहनोई से अखिलेश का रिश्ता काफी गहराई से जुड़ा था। जब अखिलेश पांडे के सिर से माता पिता का साया बहुत कम उम्र में उठ गया था तो इन्हीं बहनोई ने उन्हें अपने गले से लगा लिया था। पिता की कमी कभी भूलने से भी उसे खलती नहीं थी, चाहे आर्थिक जरूरतें हो या फिर भावनात्मक। और आज अखिलेश के उसी जीजा की विस्तृत हत्या कर दी गई थी। प्रवीर की माँ से भी ज्यादा प्रवीर का मामा शोक संतप्त था। दाह संस्कार के बाद प्रवीर के साथ उसके मामा गुमसुम अपने आप में खोए लेटे हुए थे। नींद तो घर में किसी की आंखों में आ ही नहीं रही थी। ले देकर सुभाष पांडे की हत्या की ही बातें हो रही थी। प्रवीर से मुखातिब धीमी आवाज में अखिलेश बतला रहा था कि यही करीबन 1 या 1.5 महीने हुए होंगे कि सुभाष पांडे ने एक दिन अखिलेश से कहा था,
अभी जो विपिन बिहारी नाम का ड्राइवर उन्होंने रखा है, उसके चाल ढाल तो ठीक ठाक है, लेकिन बातें वह ऐसे करता है जैसे किसी आपराधिक गिरोह से ताल्लुक रखता हो। ऐसा सुनते ही अखिलेश के कान खड़े हो गए, जैसे राजनेता के एंटीना सक्रिय हो गए हों। क्या कहता है? एक तो हमेशा राइफल, पिस्टल कितना पावरफुल कहीं मिलता है जैसी बातें करता है, जैसे ये बच्चे के खेलने की चीजें हों। उन राइफलों, पिस्टलों और गोलियों के साथ जुड़े संदर्भ और कहानियां भी बतलाता है। बात बात में AK-47 राइफल की चर्चा जरूर करता है। अखिलेश ने बीच में ही टोका, क्या वह सब आपसे कहता है? नहीं भाई, मुझसे कहता तो मैं कुछ जवाब भी देता। यह सब तो वह जब प्रवीर की माँ के साथ बाजार या मंदिर या फिर किसी किटी पार्टी में जाता है तो रास्ते में गाड़ी चलाते हुए चटकारे ले लेकर बतलाता है, तुम्हारी दीदी तो डर गई है। वैसे वह विपिन बिहारी उसी की खोज थी। ड्राइवर कई दिनों से मिल नहीं रहा था और एक दिन किसी ने पता ठिकाना लेकर उसके घर पहुंच गई थी। उसके गले में वैष्णो देवी का चित्र खुदा लॉकेट देखकर वह प्रभावित हुई थी। बात तय होने पर जब वह आने लगी तो विपिन बिहारी ने उसके पैर छूकर प्रणाम किया और कल समय पर अपने पहुंच जाने की बात कही। बीच में ही संदर्भ को रोकते हुए अखिलेश ने पूछा था, आपसे कभी कुछ ऐसी बातें कही थी या नहीं? उस तरह की बातें तो नहीं, लेकिन जब दूसरे दिन वह आया फैक्ट्री ले जाने तो स्वभावतः मैंने उससे पूछा था कि इसके पहले वह कहाँ कहीं काम करता था। उसने बतलाया कि वह भाई के यहाँ काम करता था। इस पर मैंने पूछा कि किस भाई के यहाँ? क्या तुम्हारा कोई अपना भाई है? वह बोला, मेरा कोई अपना भाई नहीं साहब, वह भाई कोई और नहीं, कृष्णदेव भगत है। आपने उसका नाम नहीं सुना है? अखबार में भी कभी नहीं पढ़ा है? उन्हें ही तो लोग भाई कहते हैं। भाई जब बाहर निकलते हैं तो बॉडीगार्ड, राइफल, बंदूक से लेस रहते हैं। उस दिन उसकी बातें सुनकर मुझे बड़ी कोफ्त हुई, जैसे उसका वह भाई गुंडा मवाली न होकर कोई वीर योद्धा हो, कोई महात्मा हो। अखिलेश के कान खड़े हो गए। क्या नाम कहा? कृष्णदेव भगत। खूब अच्छी तरह मैं उस मवाली को जानता हूँ। आर्म एक्ट के तहत पूरे परिवार को घर से बाहर निकलवा कर मैंने उसके घर की तलाशी लिवाई थी। वह भाई कृष्णदेव भगत लुंगी गंजी में बाहर आया था। उसी थाने के दरोगा को अपना ट्रांसफर करवाना था। वह मेरे पास पैरवी कर रहा था। मैंने भी कृष्णदेव भगत की खोज खबर लेने को कह दिया था। हमारी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता को वह डरा धमका रहा था, अपने लोगों से रंगदारी वसूलता रहा था। आज का पैदा हुआ अपराधी उस इलाके में हुड़दंग मचाए हुए था। इस पर जीजा ने मुस्कुराते हुए कहा था, अखिलेश, दोनों बातें तुम ही कह रहे हो। एक तो यह कि वैसे कुछ करने की उसकी हिम्मत नहीं है, फिर कहते हो कि उसे हटा देना जरूरी है। मेरी मानो तो मैं उसे हटा देना चाहता हूँ, लेकिन कोई ढंग का ड्राइवर तो खोज दो। तुम्हारी दीदी का गोल ब्लैडर का ऑपरेशन कराना है, ड्राइवर की जरूरत होगी। मैं कॉलोनी में भले गाड़ी चला लूँ, लेकिन मेन रोड में जाना मुश्किल है। सेवा सदन अस्पताल के रास्ते में वैसे ही काफी भीड़ रहती है। किसी को टक्कर मार दी तो अलग परेशानी हो जाएगी। ठीक है, खोजता हूँ। दीदी से कह दीजिएगा शाम को आऊंगा। ठीक है, तुम्हारी दीदी से तुम्हारे आने की बात कह दूंगा। कहते हुए जीजा उसी दिन चले गए थे। शाम को मैं दीदी के घर पहुंचा था। बाकी बहुत तरह की बातें विपिन बिहारी के बारे में दीदी ने बतलाई थी कि उसकी बात, उसका व्यवहार कुछ अजीब था। एक दिन वह दीदी को बतला रहा था कि भाई, जब कई बार आदमी भेजने पर भी रंगदारी नहीं मिलती थी तो वह हम लोगों को हुक्म देते थे कि अमुक व्यक्ति की कितनी पिटाई कर सकते हो, करके आओ। ऐसा कहते हुए उसने अपनी मुट्ठी बांधकर अंगुलियों की गांठें दिखाई जहां घट्टा पड़ा हुआ था। उसने यह भी बतलाया कि ऐसी मारपीट की नौबत करीबन रोज ही आ जाती थी। दीदी ने बतलाया था कि यह सब बखान करते हुए उसकी आंखों में एक तरह की क्रूरता का भाव उभर आया था। दीदी अवाक, कभी उसकी आंखों में उभरे हिंसक भाव को तो कभी उसके चेहरे के वहशीपन को परखती आश्चर्यचकित उसे बस देखती रहती थी। पहले मुलाकात वाला विपिन बिहारी जैसे वहां था ही नहीं। विनम्र, सौम्य, धार्मिक दिखने वाला
वह व्यक्ति जैसे कोई और था। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वह अपने उसी दिन वाले विनम्र खोल में छुपा दिखा था, जैसे दीदी कोई बच्ची हो जिसे वह सब सुनाकर उसने डरा दिया हो। फिर सहज करने के ख्याल से अपना चोंगा बदल लिया। पिता सरीखे जीजा की चांडाल विपिन बिहारी ने हत्या कर दी। रुपया पैसा जो लेना था ले ही लिया, फिर हत्या को कर दी। कहते हुए अखिलेश ने डबडबाई आंखों से करवट बदल ली, जैसे प्रवीर उसकी आंखों में आंसू देखेगा तो फिर से बच्चों की तरह उसे पकड़कर रोने लगेगा। लेकिन अखिलेश की डबडबाई आंखें प्रवीर के मन में गहराई तक उतर आई थी। किस्सा तो यही था कि उस दिन पापा फैक्ट्री गए थे और वापसी में एक दो जगह से मोटी रकम लेकर लौट रहे थे। लेकिन विपिन बिहारी तो गाड़ी में ही बैठा म्यूजिक सिस्टम पर गाना सुन रहा था। वह तो कार से बाहर गया ही नहीं। फिर कैसे सुन लिया कि पापा मोटी रकम लेकर कार में बैठे हैं? प्रवीर के भीतर से आह निकली, सवालों का क्या, जो होना था वह तो हो गया ना। पापा को तो वापस लाया नहीं जा सकता है। अवधेश ने अपनी आंखें पोंछी, अपने आप को स्थिर किया और प्रवीर की तरफ मुंह घुमाया। प्रवीर का स्थिर और पथराया चेहरा देखकर वह सहम गया। उसने प्रवीर को टोका तो जैसे वह नींद से चौंका हो। हाँ कहिए मामा। तुम चिंता मत करो, विपिन बिहारी चाहे दुनिया के जिस भी कोने में छिपा हो उसे तो खोज निकालेंगे ही। दीदी का बिंदी विहीन चेहरा मुझे हर पल धिक्कारता रहता है। एक बार वह मिल तो जाए, अपनी हाथों से उसे ऐसी सजा दूंगा कि फिर वह ता जिंदगी कानून के शिकंजे में घायल पंछी की तरह फड़फड़ाता अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा, जो उसे कभी नहीं मिलेगी। मामा की बातों से प्रवीर को जख्म का दर्द कम होता लगा। मामा, अब पापा तो लौटकर आने से रहे, लेकिन कम से कम उनके हत्यारे को सजा दिलाकर मन को थोड़ी शांति मिलेगी। मैं यहाँ रहता तो शायद कुछ कर पाता। इस घटना ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया है। अपनी जड़ से उखड़कर दिल्ली जैसे महानगर में खोसा गया हूँ। कहने को नामी गिरामी इंस्टीट्यूट से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वाहवाही लूटी, मल्टीनेशनल कंपनी का एमडी हूँ, लेकिन जिस महानगर में देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रहते हों, वहाँ क्या मेरी आवाज ऊपर तक पहुँच पाती? वहाँ ऐसी घटना होती तो क्या मैं खोज पाता अपने पिता के हत्यारे को? मिल भी जाता तो क्या उसे सजा दिला पाता? यह सब आप ही कर सकते हैं। आप तो बड़े ही रसूल वाले हैं। पूरा झारखंड पुलिस महकमा ऊपर से नीचे तक आपका कहा सिर आंखों पर लेगा। देखता हूँ प्रवीर, तुम चिंता नहीं करो, मैं हूं ना। जब तक उसे ढूंढ ना निकालूंगा मुझे खुद चैन नहीं मिलेगा। गुंडे और पुलिस दोनों शिकारी कुत्ते की तरह उसे खोज रहे हैं, ताकि झपट्टा मारकर उसे छत विछत किया जा सके, उसकी बोटी बोटी काटकर चील कौओं को खिलाया जा सके। प्रवीर को मामा के कहे हर एक हर्फ में जैसे प्रतिशोध करने की कट्टर भावना का एहसास हुआ। प्रवीर को मामा के कहे हर एक हर्फ में जैसे प्रतिशोध लेने की कट्टर भावना का एहसास हुआ था। 13 दिन के बजाय 3 दिन में ही सुभाष पांडे की अंत्येष्टि आर्य समाज विधि से कर दी गई। कट्टरपंथी पांडे परिवार में कोई ऐसा नहीं था जो कहता कि आज तक 13 दिनों में अंतिम संस्कार होता आया है। घर के मुखिया के संस्कार में ही ये बदलाव क्यों? दरअसल शमशान वैराग्य से जल्दी ही उबर कर सबों का ध्यान उस जघन हत्यारे को पकड़वाने और सजा दिलाने में ही लगा हुआ था। जैसे इन कर्म कांडों से नहीं, बल्कि हत्यारे को मौत की सजा दिलाने से ही सुभाष पांडे की आत्मा को शांति मिल सकती है। और यह सब तभी संभव हो सकता है जब परिवार के लोग इस विधि विधान में समय नहीं गंवाकर हत्यारे का पता लगाने में लग जाएं। क्रियाक्रम से निपटते भी कई दिन बीत गए थे, लेकिन अभी तक विपिन बिहारी का कोई सुराग मिल नहीं पाया। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, वैसे वैसे प्रवीर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अखिलेश पांडे अभी भी प्रवीर को तोस भरोस दे रहा था कि जाएगा कहाँ, एक न एक दिन पकड़ा जाएगा ही। शाम का अंधेरा घिर रहा था, बल्कि घिर ही गया था। अंधेरा घिरते ही जाने से प्रवीर ने एक उदासी, एक अनजानी मायूसी का एहसास किया। अब पता नहीं
यह उदासी, ये मायूसी उसके अपने मन की थी या फिर सूर्य की किरणों के विलीन होते जाने की वजह से थी? उसने जैसे अपनी मायूसी से निजात पाने के लिए अखिलेश मामा के यहाँ जाने का मन बनाया। बाहर ही उसने अपनी गाड़ी लगाई। भीतर हाथे में मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत गाड़ी और बॉडीगार्ड प्लेन ड्रेस में सतर्क खड़ा था। अखिलेश पांडे को भी सरकारी आवास मिला हुआ था, बॉडीगार्ड वगैरह भी था। किसी व्यक्ति का भीतर जाना मना था कि भीतर अति गोपनीय मीटिंग चल रही है, लेकिन प्रवीर को वहां के दरबान, बॉडीगार्ड सभी पहचानते थे, सो वह बड़ी सहजता से भीतर चला गया। बैठक से अखिलेश पांडे की आवाज और साथ में ही किसी अजनबी की आवाज सुनकर वह समझ गया कि हो न हो यह मीटिंग उस खास रूम में ही हो रही है। मंत्रणा की तथा कुछ खास कोई गुप्त बातचीत करने की वह जगह थी। बाहर खड़ा प्रवीर सोच में था कि भीतर ड्राइंग रूम में जाकर बैठे कि नहीं। घर के भीतरी हिस्से में जाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसकी मामी तो उसी के घर में गई हुई थी। तभी भीतर की उनकी बातचीत सुनकर वह ठिठका वही खड़ा रह गया। पांडे जी, मैं आज तीसरी बार आपसे बातें करने, आपको समझाने आया हूँ। आप समय की नजाकत को समझने की कोशिश तो कीजिए। हमारी मिलीजुली सरकार किसी भी दिन गिर सकती है। जब तक ये इंडिपेंडेंट पार्टी वाले तरह तरह की शर्तें रखते रहते हैं, सरकार को अपना कार्यकाल पूरा करने ही नहीं देते, और जब ये पार्टियां हमारी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगी तो ताश के पत्तों से बने घर की तरह यह सरकार भरभरा कर औंधे मुंह गिर पड़ेगी। तब इसी कृष्णदेव भगत का आसरा बच रह जाएगा। कृष्णदेव भगत अब वह कृष्णदेव भगत नहीं रह गया जिसे लुंगी और गंजी में आपने पुलिस द्वारा घर से खिंचवाकर सड़क पर लाकर खड़ा करवा दिया था। उसकी पार्टी अपने आप में जितना दमखम रखती है उतने ही अक्खड़ मिजाज की भी है। आज उसके हाथ में जितने एमएलए हैं उससे हम फिर से बहुमत साबित कर सरकार बना सकते हैं। और विपिन बिहारी कहने के लिए उसका ड्राइवर है, दरअसल वह उसका दाहिना और बायां दोनों हाथ है। विपिन बिहारी उसी के घर में छुपा हुआ है। मजाल है किसी पुलिस की या फिर आपके किसी आदमी की कि उसे पकड़वा कर बाहर निकाल सके। दोनों तरफ से कुछ पल की चुप्पी के बाद, अच्छा पांडे जी, आपके बहनोई की उम्र क्या हुई होगी? यही करीबन 70 या फिर 70 से कुछ ज्यादा। तो और कितने दिन बचते? 5 साल, 7 साल या फिर 10 साल, यही ना? आप यह भी कहते हैं कि वह आपके पिता तुल्य थे। यदि विपिन बिहारी को पकड़वा कर सजा दिलवाने का हठ आप छोड़ देते हैं तो नई सरकार जिसका बनना निश्चित है और जो कृष्णदेव भगत के समर्थन से बनेगी, उसमें आपका मंत्री पद सुनिश्चित समझिए और विभाग आपको मिलेगा आपकी इच्छा अनुसार मलाईदार पोर्टफोलियो के साथ। कहते हुए मुख्यमंत्री ठठाकर हंसने लगे। फिर जब उनकी हंसी थमी तो बोले, मान लीजिए पिता तुल्य आपके बहनोई ने ही आपको मंत्री बनने का सुनहरा अवसर दिया है तो उसे स्वीकार कीजिए, और फिर उस घोटाले में जो बार बार आपका नाम आ रहा है वह भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर वही बेशर्म हंसी। जब घोटाले की फाइल ही नहीं रहेगी तो भला सजा किस आधार पर होगी? कहते कहते वे उठने का उपक्रम करने लगे। अखिलेश पांडे की धीमी आवाज आई, चाय तो पीकर जाइए। अच्छा अच्छा कहते हुए शायद वह उठते उठते बैठ गए। हाँ तो बोलिए, आज मैं आपसे जवाब सुनकर ही रहूंगा। आखिर मुझे तुरुप का ये पत्ता कृष्णदेव भगत के सामने भी तो खोलना पड़ेगा। प्रवीर को बड़ी बेसब्री से अखिलेश मामा के जवाब का इंतजार था। वैसे प्रवीर को पूरा विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अखिलेश मामा इस समझौते को बिल्कुल नहीं मानेंगे। तभी अखिलेश मामा की आवाज आई, आपके सामने मैं और क्या कहूँ? आखिर अपनी पार्टी के हार और जीत का सवाल है तो मुझे तो अपनी जीत छोड़कर आपकी बात माननी ही पड़ेगी ना। जो प्रवीर अब तक अचल अपने मामा का जवाब सुनने के लिए खड़ा रहा, अब और आगे उसे सुनना नहीं था। जल्दी से वहां से निकल आया। उस समय तो उसकी यही इच्छा हो रही थी कि तत्क्षण
वह यहाँ से अंतर्ध्यान हो जाए। प्रवीर को कुछ भी याद नहीं कि वह कैसे घर पहुंचा, कैसे होश संभालने गाड़ी चला पाया। लेकिन परिवार के लोगों ने देखा और अचंभित होकर उस दृश्य को देखते रहे, जहां प्रवीर मां से लिपटकर पुक्का फाड़कर रो रहा था, असहनीय पीड़ा में छटपटा रहा था। न तो उसके विषाद के आंसू थम रहे थे, न ही संताप के मनोभाव से वह उबर पा रहा था। जैसे आज और अभी उसके सामने विपिन बिहारी बड़ी बेरहमी से अपने पिता को जिबह कर रहा हो, उनके अंग अंग को काट कर अलग कर रहा हो, और यह सब वह अवश्य देख रहा था। माँ ने उसे एक अबोध और चोटिल बच्चे की तरह जोर से अपने में समेट लिया था। बहनों ने पानी पिलाया, ले जाकर उसे बिस्तर पर लिटाया। कुछ देर बाद वह सहज हुआ तो अपनी कातर आवाज में माँ से बोला, माँ चलो यहाँ से, सब कुछ फैक्ट्री कारोबार बेचकर दिल्ली चलो माँ, मैं यहाँ तुम्हें पलवर भी छोड़कर नहीं जा सकता। लोग तुम्हें भी मारकर ये घर ये फैक्ट्री हथिया लेंगे और सिर्फ अवश्य देखते रहने के सिवा मैं कुछ और नहीं कर सकूंगा। यहाँ कोई अपना नहीं है माँ। इस छोटे शहर के लोगों की महत्वाकांक्षाएं बड़े शहरों के लोगों से भी बड़ी है। केकड़े का बच्चा माँ के पेट से निकलने पर माँ को ही खाकर अपनी भूख मिटाता है। यहाँ इस शहर में भी अपने ही अपनों को ग्रास बना रहे हैं। अखिलेश पांडे का आना विलाप करना बदस्तूर जारी था। इधर प्रवीर लंबी छुट्टी लेकर सब कुछ को बेचकर इस शहर से ही नहीं अपने इस मामा से भी रिश्ता खत्म कर जाने की तैयारी कर रहा था। प्रवीर को याद आ रहा था वह दृश्य जब भारी बहुमत से जीतकर मामा अपनी दीदी से आशीर्वाद लेने आए थे और उसकी माँ ने उल्लसित स्वर में यशस्वी भव का आशीष दिया था। बार बार एक अनोखा दृश्य उसकी सोच में कौन जा रहा था, जहां अखिलेश मामा मंत्री पद की शपथ लेकर माँ का चरण स्पर्श कर रहा था और माँ पुनः उसे वैसे ही आह्लादित स्वर में यशस्वी भव का आशीष दे रही हैं। हमें आशा है कि हमारी कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।